नमस्कार दोस्तों, स्वागत होगा चल पाए की बड़ी खबर के साथ के सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों। कर्नाटका के अंदर बीजेपी को तगड़ा झटका लगने वाला है, कम से कम 25 सीटों पर होगा भारी नुकसान। बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला दोस्तों, इसके साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर येदियुरप्पा जो भारतीय जनता पार्टी के बागी नेताओं को मनाने की कर रहे थे कोशिश, अपने परिवार के ही एक व्यक्ति ने दे दिया है इस्तीफा, बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला, और इसके साथ में कर्नाटका में बीजेपी को पहले कांग्रेस पार्टी ने दिया था झटका और अब एनसीपी ने 4 से 5 विधायकों को तोड़ने की कही है, बड़ी बात। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट, और आज राहुल गांधी कर्नाटका में भरेंगे पार्टी के लिए हुंकार। बताएंगे आपको किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा अहम चर्चा होने वाली है दोस्तों। इसके साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कर दिए ऐसे खुलासे कि 2024 में बीजेपी की सरकार पर आ सकता है संकट दोस्तों। बताएंगे आपको कौन कौन से बड़ी बातें कही गई है, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका के अंदर बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और राज्य में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी आला कमान पर भड़के पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जगदीश शेट्टर बीजेपी को दे दिया 1 दिन का पूरा समय और कह दिया कि अगर 1 दिन के अंदर नहीं लिया गया फैसला तो कम से कम 20 से 25 सीटों पर होगा भारी नुकसान। जगदीश शेट्टर ने आला कमान को चेतावनी देते हुए कहा है कि आज का समय आपके पास है, अगर आपने मुझे अपनी पुरानी सीट से उम्मीदवार नहीं बनाया, यानी हुबली धारवाड़ सेंट्रल सेगमेंट की अपनी विधानसभा से मुझे उम्मीदवार नहीं बनाया, तो कम से कम 20 से 25 सीटों पर आपको नुकसान होने जा रहा है। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने अभी तक हुबली धारवाड़ सेंट्रल के साथ साथ 12 अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं की है, क्योंकि जगदीश शेट्टर बगावत करने पर उतर गए हैं। और बड़ी बात यह है कि जगदीश शेट्टर को पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप चुनाव मत लड़िए, संन्यास ले लीजिए, राजनीति मत करिए, जिसके बाद जगदीश शेट्टर ने ऐलान कर दिया है कि इस बार वो तो चुनाव लड़ेंगे ही, और भाजपा बुरी तरीके से फंस गई है दोस्तों। येदियुरप्पा को मैदान में उतारा था जगदीश शेट्टर को मनाने के लिए, लेकिन अब जगदीश शेट्टर ने कहा कि वो स्वाभिमानी नेता है, 1 दिन का समय दे दिया गया है, कल अंतिम फैसला लूंगा, बड़ा फैसला लूंगा। कम से कम बीजेपी को 20 से 25 सीटों पर नुकसान होगा। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि जगदीश शेट्टर लिंगायत समुदाय के नेता है दोस्तों, और लिंगायत समुदाय कर्नाटका की राजनीति में सबसे ज्यादा मजबूत समुदाय में से एक माना जाता है। कम से कम 20% की आबादी है लिंगायत समुदाय की, और बीजेपी का पूरा खेला जगदीश शेट्टर के इस्तीफे से ही बिगड़ सका है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी फूक फूक का कदम रख रही है। बीजेपी ने येदियुरप्पा को मैदान में उतारा था, लेकिन येदियुरप्पा बीजेपी के नेताओं को मनाते उससे पहले ही अपने घर के ही एक व्यक्ति ने बीजेपी को टाटा अलविदा बाय बाय कह दिया है। शनिवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के पोते ने बीजेपी को अलविदा कहते हुए जनता दल सेक्युलर ज्वाइन कर ली है। कुमार स्वामी की मौजूदगी में एनआर संतोष जेडीएस में शामिल हो गए हैं दोस्तों, और उनको हासन जिले के असीकेरे निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा जा सकता है। संतोष येदियुरप्पा के पोते हैं और संतोष पूर्व मुख्यमंत्री के साथ काफी करीबी बताए जाते हैं दोस्तों। ऐसे में येदियुरप्पा के राजनीतिक सचिव के तौर पर भी काम कर चुके हैं और अब जेडीएस पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए हैं दोस्तों। इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने 43 अन्य प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में लक्ष्मण सावदी को कांग्रेस पार्टी ने अथानी विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है। दरअसल 2 दिन पहले ही लक्ष्मण सावदी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं दोस्तों। अथानी विधानसभा क्षेत्र से उनको मैदान में उतारा गया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि इन 43 सीटों पर सारे मजबूत कैंडिडेट उतारे गए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भाजपा के लिस्ट का इंतजार कर रही थी, और लिस्ट सामने आने के बाद समीकरण को अपने हिसाब से सेट करके कांग्रेस पार्टी ने ये पूरी लिस्ट जारी की है दोस्तों। इसी के साथ में कर्नाटका विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जहां पर एक और कांग्रेस पार्टी झटका दे रही है, तो अब एनसीपी के अध्यक्ष एन हरि ने ऐलान किया है कि कम से कम बीजेपी के 4 से 5 मौजूदा ऐसे विधायक है जो एनसीपी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलोर में एक्स मेयर हमारे संपर्क में है, वो एनसीपी ज्वाइन करेंगे और हम कम से कम 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। दरअसल एनसीपी के द्वारा चुनाव लड़ने का ऐलान होने से कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंच रहा है दोस्तों। इसका पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि एनसीपी कैंडिडेट बीजेपी का उठा रही है और सिंबल अपनी पार्टी का दे रही है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि एनसीपी का खुद तो कोई सामाजिक वोट नहीं है, तो ऐसे में नेता के द्वारा ही वोट लाया जाएगा, और जो व्यक्ति बीजेपी से निकल कर गया है, भारतीय जनता पार्टी से बगावत की है, तो वो अपना समर्थन अपने साथ में लाएगा, तो बीजेपी को ही नुकसान पहुंचने वाला है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए इस सीट पर भी अच्छी खबर रहेगी, जहां पर एनसीपी चुनाव लड़ रही है। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी। रविवार यानी आज सुबह सुबह बेंगलोर पहुंचने के बाद कोलार में जनता को संबोधित करते हुए जय भारत रैली में भरेंगे हुंकार। कांग्रेस पार्टी के नेता नवनिर्मित इंदिरा गांधी भवन का उद्घाटन भी करेंगे। राहुल गांधी के द्वारा उद्घाटन किए जा रहे नवनिर्मित इंदिरा गांधी भवन बेंगलोर के अंदर पीसीसी कार्यालय के पास बनी है दोस्तों। इस भवन का एक कार्यालय और सभागार के तौर पर निर्माण किया गया है। इसमें 750 लोगों के बैठने की क्षमता है। एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटका के प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और केपीसीसी के प्रमुख डीके शिव कुमार, विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। सच आपको बता दें कि राहुल गांधी के हुंकार के साथ ही कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने कैंपेन को पूरी जोर शोर से आगे बढ़ाने वाली है। साथ साथ दोस्तों पूर्व
उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की तो बीजेपी के कर्नाटका के प्रभारी अरुण सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्होंने बड़ी गलती की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सावदी को पछताना पड़ेगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी गलती की है और बाद में पछताएंगे। लक्ष्मण सावदी के कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद अरुण सिंह की ओर से ये टिप्पणी की गई है। दोस्तों BL संतोष बीजेपी के नेता की ओर से भी लक्ष्मण सावदी को लेकर निशाना साधा जा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाजपा के नेता लक्ष्मण सावदी के कांग्रेस पार्टी में जाने पर प्रतिक्रिया दे रहे तो उसका सीधा मतलब यह है कि इनको फर्क बहुत पड़ा है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता ने इस्तीफा दे दिया है। BM मल्लिकार्जुन खड़गे जो फाइटर रवि के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों BM मल्लिकार्जुन कई बार चुनाव जीतकर बने MLA है, तो ऐसे में बीजेपी को वह भी काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब देखना होगा कि कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने 61 प्रवेशकों की सूची जारी की है। चुनावी तैयारियों को लेकर निगरानी करने के लिए ये पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। ये सारी सीटों पर अपने अपने हिसाब से निगरानी रखेंगे। बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी इस पैटर्न पर पिछले कई चुनावों से काम कर रही है और सफलता भी कई चुनावों में मिली है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हिमाचल प्रदेश का, जहाँ पर प्रवेशक नियुक्त किए गए थे सीटों पर देखरेख करने के लिए कि कहां पर क्या तैयारी चल रही है और किस तरीके से पार्टी की एक्टिविटी चल रही है, कौन नेता है जो पार्टी के साथ में खड़ा है, कौन है जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है। यानी एक तरीके का न्यूट्रल आदमी को नियुक्त किया जाता है ताकि डिटेल में जानकारी मिलती रहे, निष्पक्ष जानकारी मिलती रहे कि किस सीट पर पार्टी को किन मुद्दों को उठाना चाहिए और कौन सा नेता है जो पार्टी विरोधी गतिविधि में संलिप्त है या फिर कौन है जो आगे बढ़कर पार्टी के हितों में काम कर रहा है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने सत्यपाल मलिक के बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार निशाना साधा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र की मोदी सरकार को लेकर बहुत बड़ा खुलासा करने का दावा करते हुए इंटरव्यू में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की चूक के कारण 2019 में पुलवामा आतंकी हमला हुआ था। सत्यपाल मलिक ने कहा कि CRPF अपने सैनिकों को एयरक्राफ्ट से भेजना चाहती थी, लेकिन उन्हें देने से गृह मंत्रालय ने इनकार कर दिया। मलिक ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बताया तो उन्होंने चुप रहने को कहा। सत्यपाल मलिक के इस बयान के बाद मोदी सरकार एक बार फिर से घिरती नजर आ रही है। उधर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि इस इंटरव्यू को अब दबाने की कोशिश की जा रही है। जयराम रमेश ने कहा कि ये सच्चाई दबेगी नहीं, हम आगे इस मुद्दे को उठाएंगे। जयराम रमेश ने कहा कि इस इंटरव्यू के बाद जो सवाल उठ रहे हैं वो बेहद गंभीर है। कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी जबरदस्त तंज कसा है दोस्तों, जिस पर लिखा हुआ है कि तुम अभी चुप रहो और लोगो बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किसकी तस्वीर है। कांग्रेस पार्टी की ओर से यह तंज कसा गया है दोस्तों। राहुल गांधी ने भी द वायर में छपी रिपोर्ट का हवाला देते हुए सत्यपाल मलिक के शब्दों को रिपीट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री को करप्शन से बहुत नफरत नहीं है। दरअसल दोस्तों सत्यपाल मलिक आजकल इंटरव्यू देकर जबरदस्त खुलासा कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि देश की तथाकथित गोदी मीडिया कोई इंटरव्यू नहीं ले रही है, जबकि अन्य वेबसाइट पर सत्यपाल मलिक बयान दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने तीन बार सत्यपाल मलिक को गवर्नर बनाया। कई बार लोकसभा के सांसद रहे, कई बार राज्यसभा के सांसद रहे और सबसे पहले उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि जब जम्मू कश्मीर में गवर्नर के तौर पर काम कर रहे थे तब एक बड़े बिजनेसमैन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट के एवज में उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की बात कही गई थी और उन्होंने राम माधव का सीधा नाम लिया था दोस्तों, जिसके बाद राम माधव ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। और अब कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र राजपूत बोले, कहा राहुल गांधी को गुलाम नबी आजाद अगर थोड़ी सी बातें कह दे, कुछ भी कह दे तो मीडिया वाले सारे मिलकर इंटरव्यू लेने लगते हैं, राहुल गांधी पर तमाम तरीके के बयान दिलवाने लगते हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी से या मोदी से सवाल पूछ रहे हैं तो मीडिया में सुई पटक सन्नाटा है। ये दोहरा रवैया संयोग है या प्रयोग है, ये डर है या लालच है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। वहीं पर जब सत्यपाल मलिक से पत्रकार थापर ने पूछा कि आप जो ये बयान दे रहे हैं इससे तो वो लोग नाराज हो जाएंगे और ये आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं नहीं डरता, मेरे पास अभी भी कोई धन संपत्ति नहीं है, मैं किराए पर रहता हूँ, मेरे पास मेरे समाज का समर्थन है, मैंने अपने समाज का किसान आंदोलन के दौरान समर्थन किया था, वो आज भी मेरे साथ खड़े हैं। अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी तो मेरा समाज अपने स्तर पर जवाब देगा। कुल मिलाकर दोस्तों सत्यपाल मलिक जाट समुदाय से आते हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को पता है कि सत्यपाल मलिक को अच्छा खासा समर्थन मिलता है। किसान आंदोलन के दौरान भी उनकी तस्वीरें देखने को मिली थी, लोग समर्थन कर रहे थे और सत्यपाल मलिक ने बीजेपी के द्वारा गवर्नर नियुक्त किए जाने के बावजूद स्पष्ट तौर पर किसानों का समर्थन करते हुए कई सारी बातें कही थी। और उसके बाद जब वो रिटायर्ड हो गए दोस्तों तो कई सारे और भी दावे कर रहे हैं। इस मामले पर मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। मामले पर जांच की बात की जा रही है, आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं लिखिएगा जरूर। वहीं पर अरविंद केजरीवाल को CBI के द्वारा समन भेजा गया था। इस मामले पर जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक दिन का विधानसभा का सत्र बुलाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि आम आदमी पार्टी देश के अंदर उम्मीद की किरण बनकर उभरी है, यही वजह है कि उसे कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। इधर बीजेपी ने शनिवार को दावा किया कि आबकारी नीति मामले में CBI द्वारा तलब किए जाने के बाद मुख्यमंत्री डर गए हैं और इसीलिए इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि मैंने दिल्ली विधानसभा में जिस दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला था उसी दिन मैं
जान गया था कि अगला नंबर मेरा होने वाला है। उन्होंने बताया कि कल वह सीबीआई ऑफिस जाएंगे और सीबीआई ऑफिस जाएंगे, यानी दोस्तों आज अरविंद केजरीवाल सीबीआई ऑफिस में दिखाई दे सकते हैं। केजरीवाल ने इस बीच एक ट्वीट किया कि वह झूठ फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, यानी ईडी के अधिकारियों पर उन्होंने आरोप लगाया है कि झूठी गवाही दिलवाकर मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। केजरीवाल को सीबीआई के द्वारा तलब किए जाने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आप देख ही रहे हैं ना कि आजकल क्या क्या हो रहा है। हालांकि सभी अपने अपने राज्यों में विकास के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी यानी केजरीवाल की वहाँ कितनी इज्जत है, लोग उनको कितना मानते हैं, ये किसको पता नहीं है कि इस वजह से उन पर कार्रवाई हो रही है। वो समय पर जवाब दे ही देंगे, लेकिन ये ही कि ऐसी ही कार्रवाई अन्य के खिलाफ भी होने की संभावनाएं हैं, इसलिए एकजुट होकर रहना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों महागठबंधन बनाना आजकल विपक्ष के लिए बिल्कुल मैंडेटरी हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है एकजुटता के साथ अगर विपक्ष सामने आएगा तभी ऐसे कार्रवाई पर रोक लगेगी। नीतीश कुमार भी इसी और इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वी विल फाइल अप्रोप्रिएट केस अगेंस्ट सीबीआई एंड ईडी ऑफिशियल फॉर परजुरी एंड प्रोड्यूसिंग फॉल्स एविडेंस इन कोर्ट, यानी दोस्तों सीबीआई और ईडी के अधिकारियों के द्वारा गलत तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार करके एक एविडेंस के तौर पर कोर्ट में दाखिल किया जा रहा है और इसी का मुद्दा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल एफआईआर की बातें कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों तेलंगाना चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को चार्ज अप रहने के लिए कह दिया है, यानी एकजुटता के साथ आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहा तेलंगाना में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल तैयार रहिए। साथ साथ दोस्तों कर्नाटक में जो कांग्रेस पार्टी ने अभी तक टिकटों का बंटवारा किया है उसमें सबसे ज्यादा लिंगायत समुदाय के लोगों को टिकट दिया गया है। दूसरे नंबर पर है वोकालिगा समुदाय के लोग जिनको 43 सीटें दी गई है। एससी समाज के लोगों को 31 सीटें कांग्रेस पार्टी ने दी है। एसटी समाज के लोगों को 16 सीटें, कुरुबास समुदाय के लोगों को 12 सीटें, मुस्लिम समुदाय के लोगों को 12 सीटें, क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को 3 सीटें, नायडू समुदाय के लोगों को 1 सीट और कोडावा समुदाय के लोगों को 1। साथ साथ आर्य वैश्य समाज के व्यक्ति को 1 टिकट दिया गया है, जबकि ब्राह्मण समाज से आने वाले 7 व्यक्ति को टिकट दिया गया है। मोगा वीरा समुदाय के लोगों में 3 जनों को टिकट दिया गया है। मराठा समाज के लोगों में 5 लोगों को टिकट दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ में श्रीनिवास बीबी कांग्रेस पार्टी के नेता बोले, कहा साहेब से इतना क्या डर रहे हैं, जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों के गवर्नर रहे, लोकसभा और राज्यसभा में सांसद रहे, दिग्गज नेता के द्वारा खुलासे पर कंप्लीट ब्लैकआउट है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। यानी दोस्तों मीडिया वालों को ये बात कांग्रेस पार्टी के लोग कहकर पूछ रहे हैं कि आखिर आप लोगों में हिम्मत क्यों नहीं है, आप लोग इस मुद्दे को उठाने में क्यों हिचकिचा रहे हैं। साथ साथ कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के दिग्गज नेता एचडी देवेगौड़ा ने शनिवार को बेंगलुरु के अंदर 12 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें पार्टी ने महिला सशक्तिकरण और किसानों के विकास पर जोर दिया है। घोषणा पत्र में पार्टी ने स्त्री शक्ति समूह द्वारा लिए गए ऋण को माफ करने और 1 साल में 5 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने, गर्भवती महिलाओं को 6 महीने के लिए 6,000 रूपए भत्ता, विधवा पेंशन को 900 रूपए से बढ़ाकर 2500 रूपए करने और महिलाओं को 15 वर्ष की सेवा पूरी करने पर पेंशन देने का वादा किया है। साथ साथ दोस्तों केजरीवाल बोले, कहा अगर मैं चोर हूँ तो दुनिया के अंदर कोई भी ईमानदार नहीं है। अरविंद केजरीवाल बोले, कहा जांच के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य इकाई के प्रवक्ता सहित 8 पदाधिकारियों को सोशल मीडिया पर कथित रूप से नफरत भरे भाषण और सामग्री फैलाने के मामले पर नोटिस दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस ने कहा कि बीजेपी के 8 पदाधिकारियों को पुलिस के सामने पेश होने के लिए और ऐसी पोस्ट के संबंध में तथ्यात्मक बयान प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। 8 पार्टी पदाधिकारियों के कोषाध्यक्ष नंदन जैन सहित छत्तीसगढ़ बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख और प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव और बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रवक्ता केदार गुप्ता और बीजेपी युवा मोर्चा बोर्ड के अध्यक्ष जोगी साहू के साथ साथ कई और लोगों को नोटिस दिया गया है। दोस्तों नोटिस के 4 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने रायपुर पुलिस से शिकायत की थी और बीजेपी के सदस्यों पर पार्टी के आधिकारिक हैंडल से सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाने का आरोप लगाया था। पुलिस द्वारा भेजे गए नोटिस में से बेमेतरा जिले के बीरनपुर गाँव में हुई सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित है, जहाँ पर 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। इसके 3 दिन के बाद मुस्लिम समुदाय के पिता पुत्र का शव गांव के बाहरी इलाके में पाया गया। नोटिस में ये भी कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। यानी दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी चुनाव इस साल होने वाले हैं और किस तरीके की कोशिशें की जा रही है आप लोग देखकर समझ ही रहे होंगे। साथ साथ आपको बता दें कि एनसीपी को तोड़ने की कोशिश कर रही है भगवा पार्टी। संजय राउत ने बीजेपी को लेकर ये बयान दिया है और आरोप लगाए हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला। संजय राउत ने बीजेपी को एक गिरोह चलाने वाली पार्टी बता दिया और आरोप लगाते हुए कहा कि भगवा पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। राउत ने कहा कि ईडी और सीबीआई की मदद से एनसीपी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। संजय राउत की ये टिप्पणी महाराष्ट्र की एक अदालत के द्वारा मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जांच की जा रही कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हसन मुश्रीफ
शरीफ द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद आई है। हालांकि गुरुवार को मुंबई के हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से उनकी अंतरिम सुरक्षा को 27 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। दोस्तों, संजय राउत ने कहा कि जब वह यानी भारतीय जनता पार्टी विजय माल्या को वापस नहीं ला पा रही है तो वो काला धन कैसे लेकर आएगी। यह सरकार की विफलता है। वे केवल बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का नोटिस मिला है, ये भाजपा करवा रही है। राउत ने कहा कि मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके रकमपा पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या ये सरकार चल रही है? उन्होंने सवाल पूछे हैं। दोस्तों, वहीं पर पायलट जी कितनी भी कोशिश कर लो आपका नंबर नहीं आएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जमीन पर पायलट का योगदान अधिक हो सकता है लेकिन कांग्रेस पार्टी का खजाना भरने में गहलोत का योगदान अधिक है। इसके लिए शाह ने कहा कि पायलट जी कोई बहाना करके आप धरने पर बैठ जाइए मगर समझ ले आपका नंबर कभी नहीं आएगा। शाह शनिवार को बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचे तो दोस्तों गहलोत और पायलट के बीच में जारी राजनीतिक खींचातान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अभी ये दोनों लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। गहलोत जी लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री पद से उतरना नहीं चाहते। पायलट जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनना है। भैया काहे लड़ रहे हो? सरकार तो भाजपा की बननी है। ये लोग खामखा लड़ रहे हैं, जो चीज होनी नहीं है उसके लिए लड़ रहे हैं। पायलट को हिदायत दे रहे हैं। दोस्तों, अमित शाह आप लोग इस पर जो भी टिप्पणी करना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ यूपी में अमेठी जिले के अंदर आरिफ को सारस नहीं दिए जाने पर अभी भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि आरिफ और सारस की दोस्ती सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी। अखिलेश यादव की ओर से ये मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है और अब प्रियंका गांधी ने भी वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि एक पक्षी खुले आकाश में रहना पसंद करता है लेकिन उसकी आजादी छीन ली गई। सरकार की एक ऐसी संवेदनहीनता है कि एक सारस को न सिर्फ उसकी रक्षा करने वाले से दूर कर दिया गया बल्कि उससे उसका खुला आसमान भी छीन लिया गया। ये सरासर गलत है। साथ साथ दोस्तों, संजय गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के मामले पर वरुण गांधी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने पिता संजय गांधी के खिलाफ ट्विटर पर किए गए टिप्पणी के मामले पर मानहानि का केस दर्ज किया है। एसीजीएम कोर्ट पहुंचे वरुण गांधी ने मानहानि मुकदमा किया है। संजय राउत ने शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे थे। फायरब्रांड नेता की छवि रखने वाले वरुण गांधी के पीलीभीत आने के बाद पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। साथ साथ दोस्तों, मुकदमा बनारस के एक शख्स के खिलाफ दर्ज कराई गई है। पता चला है कि कुछ दिन पहले बनारस से विवेक पांडे नाम का ये व्यक्ति ट्विटर हैंडल पर सांसद के पिता के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करता हुआ पकड़ा गया। वरुण गांधी की ओर से करवाई गई इस कार्रवाई पर देखते हैं पुलिस की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। इसी के साथ में यूपी के निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट आनी शुरू हो गई है। दोस्तों, यूपी निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। पार्टियों ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने मेयर पद के लिए 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है जिसमें बरेली से संजीव सक्सेना को मैदान में उतारा गया है, मथुरा से तुलसीराम शर्मा को, वाराणसी से ओपी सिंह को, आगरा से श्रीमती ललिता जाटव को, अलीगढ़ से जमीर उल्खा खान उर्फ पूर्व विधायक है उनको उतारा गया है और गाजियाबाद से नीलम गर्ग पत्नी श्री पीएन गर्ग को मेयर पद के लिए मैदान में उतारा गया है। दोस्तों, तो इनमें से कम 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जो अच्छी खासी दावेदारी रखते हैं। साथ सचिन पायलट को लेकर पसोपेश में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व आचार्य प्रमोद कृष्णम उनसे मुलाकात करने पहुंचे। अनशन मामले में सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर चुके राजस्थान पार्टी के प्रभारी रंधावा ने राहुल गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। इसके बाद उनके अंदाज थोड़े बदले दिखाई दे रहे हैं। मतलब अब मामला थोड़ा लंबा खींचने वाला है और उससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। दोस्तों, आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिख कर जरूर बताएगा। इसी के साथ में दोस्तों, CNN न्यूज के पत्रकार है रवि सिसोदिया जिन्होंने 8 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश को लेकर एक दावा किया था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बढ़त है। जमीनी रिपोर्ट का दावा करते हुए उन्होंने ये बात कही थी और कांग्रेस पार्टी को सफलता भी मिली। आप लोगों ने देखा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी कैसे जीती है और अब उन्हीं रवि सिसोदिया ने जमीनी रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी को बढ़त बताया है। इससे पहले एपी न्यूज के सी वोटर की ओर से दावा किया गया था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और सी वोटर के सर्वे कराने वाले संजय ने भी ये दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। तो अब कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम 150 सीटें उनको मिले, क्योंकि सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित से लेकर बड़े बड़े सर्वे करने वाले लोगों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा एडवांटेज है कर्नाटका के चुनाव में। देखते हैं दोस्तों आगे आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से पूरा माहौल बदलता है। और जैसे राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कहीं न कहीं सिंपैथी का वोट भी कांग्रेस पार्टी के खाते में ही जाएगा। आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर बिहार में जातीय जनगणना का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने घर बख्तियारपुर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने खुद स्थानीय निवासी के रूप में सभी आंकड़े दर्ज कराए। दूसरे चरण की गणना का काम 15 मई तक चलेगा, जिस दौरान चिन्हित 2,88,00,000 परिवार के लोगों का ब्यौरा 3.5 लाख सर्वे में लगे लोग इकट्ठा करेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों जातीय जनगणना कराने को लेकर जो वादा किया गया था उस वादे पर पूरी तरीके से काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार पहला राज्य है जो जातीय जनगणना करा रहा है। इस पर आप लोग जो भी राय
राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। और कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं ने भी ऐलान कर रखा है कि 2024 के चुनाव में ये भी एक बड़ा मुद्दा देश भर के अंदर होगा। जो भी अपडेट आएगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ आपको बता दें कि केजरीवाल के सवाल पर नीतीश कुमार ने जो टिप्पणी की है उस पर आम आदमी पार्टी के लोग खुश हैं कि उनको तमाम पार्टियों से समर्थन मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि विपक्ष में कहीं ना कहीं थोड़ी एकता तो देखने को मिल ही रही है। दोस्तों आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइए कि कर्नाटका के अंदर बीजेपी की क्या स्थिति है और अन्य पार्टियों की क्या स्थिति है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।